कमरे में फैली संदल की भीनी भीनी खुशबू और गुलाब की पत्तियों की महक इस वक्त फरहाद शाह के नथनों में जहर की तरह उतर रही थी। जब उसने भारी भरकम कदमों से चलते बैठ के करीब आकर अपनी शेरवानी का बटन खोला और सामने सर झुकाए बैठी उस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर बड़ा रेशमी घूंघट उसकी लड़ती हुई सांसों की गवाही दे रहा था। फरहाद ने झटके से वो कपड़ा हटाया तो सामने हया का मासूम और आंसू से भीगा हुआ चेहरा नमूदार हुआ। मगर उसके हुस्न ने फरहाद के गुस्से को ठंडा करने के बजाय मजीद भड़काया, क्योंकि उसके नजदीक की शादी एक सौदा थी जिसके बाप ने जबरदस्ती उसके सर मंडा था। फरहाद ने उसकी थोड़ी को अपनी उंगलियों के सख्त हिसार में लेते उसे ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंखें डालकर नहायत सर्द लहजे में कहा, क्या तुम्हें वाकई पे लगता है ये कि फरहाद शाह की हवेली की जीनत बनकर तुम शाह बेगम कहलाओगी? क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे खानदानी साख बचाने के लिए इस कमरे तक लाया गया है? ये कहते साथ ही फरहाद शाह उस पर जबरदस्ती अपना हक वसूल करने लगा। जब वो अपनी मनमानी कर चुका तो हया ने कपकपाते लबों से कुछ कहने की कोशिश और नहफीफ सी आवाज में बोल पड़ी कि फरहाद साहब, मैं तो आपको अपना मान कर आई हूँ। क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं यतीम हूँ और मेरा कोई आगे पीछे नहीं है? क्या निकाह की बोलूं की कोई अहमियत नहीं आपके नजदीक? फरहाद ने एक जोरदार कहका लगाया जो उस कमरे की खामोशी को चीरता हुआ गुजर गया। उसे सोफे पर पड़े अपने मोबाइल को उठाते और अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए जवाब दिया कि निकाह सिर्फ एक कानूनी मजबूरी थी जो इसने पूरी कर दिया। और जहां तक तुम्हारे हक की बात है तो तुमने अभी देख लिया ना कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम तो किया, मगर सिर्फ इस हद तक जहां तक मेरी जिस्मानी जरूरत थी। और मुझसे आगे मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता, तुम मेरे बराबर खनी होने का ख्वाब भी मत देखना, क्योंकि फरहाद शाह का बायार इतना ऊंचा है और तुम जैसी दो कोड़ी की लड़की जिसका ना कोई हसब है ना नसब, वो मेरी बराबरी क्या करेगी, जो मेरी खादम बनने के लायक भी नहीं है। हया की आंखों से बहने वाले आंसू अब उसके सुर्ख जोड़े पर गिर रहे थे और उसने हिम्मत जमा करके कहा, अगर आपके दिल में इतनी नफरत थी तो आपने मेरा जीवन क्यों उजाड़ा? आप मुझे इसी वक्त छोड़ देते जब निकाह हो रहा था। कम से कम मैं किसी गोशे में इज्जत से तो रह लेती ना। अब मैं कहाँ जाऊंगी इस अंधेरी रात में? मेरा कौन है? तो फरहाद ने गुस्से से उसका बाजू मड़ोड़ा, उसे बेड से नीचे गिराते हुए चिल्लाया था कि मुझे तुम्हारी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तुम्हारा मसला है कि तुम कहाँ जाओगी। मैंने अपना हक ले लिया है और अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त इस कमरे से और इस हवेली से निकल जाओ, वरना मैं मुलाजमों को बुलाकर धक्के दे देकर तुम्हें बाहर निकलाऊंगा। हया ने तड़प कर उसके पाँव छूने की कोशिश की और गिड़गिड़ा कर बोली कि अल्लाह के लिए ऐसा मत करे। रात का पिछला पैर है, मैं अकेली जानू कहाँ ठोकरे खाऊंगी? लोग क्या कहेंगे कि शादी की पहली रात ही दुल्हन को निकाल दिया गया? क्या आपको जरा तरस नहीं आता? तो फरहाद ने उसे पाँव से परे धकेला और अलमारी से अपना पिस्तौल निकाल कर मेज पर रखते बोला कि तुम शायद मेरी बात समझ नहीं रही हो हया बीबी। मेरे पास तुम्हारे नाम की कोई चीज नहीं और लोगों की फिक्र तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक बोझ थी जिसे मैंने उतार फेंका है। और अगर एक पल भी मैं यहाँ रुकी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। जाओ और जाकर किसी फुटपाथ पर मर जाओ या किसी फार्म हाउस पर बर्तन ना जाओ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। बस मेरे सामने से दफा हो जाओ। हया ने जब देखा कि इस शख्स की आंखों में वहशत और दिल में पत्थर है तो उसने अपनी बिखरी हुई दुपट्टे को समेटा और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने एक आखिरी बार मुड़कर उस आलीशान कमरे को देखा जो चंद लम्हे पहले उसे अपना घर लग रहा था, मगर वो किसी अकुबत खाने से कम नहीं लग रहा था। फरहाद शाह ने उसे हकारत से देखकर रुख मोड़ लिया और सिगरेट सुलगाकर खिड़की की तरफ खड़ा हो गया। हया ने जैसे ही हवेली का बाहरी दरवाजा पार किया, ठंडी हवा के झोंके ने उसे बताया कि अब उसका सफर तन्हाई और जिल्लत का है। मगर उसके दिल में एक अज़्म ने जन्म लिया कि उस शख्स को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी और एक दिन अपनी पहचान खुद बनाएगी, चाहे उसे जिंदगी की आखिरी सांस तक मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंधेरी सड़क पर उस यकीन के साथ चल पड़ी कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है और वही अब उसकी कश्ती को पार करेगा। जब हवेली के अंदर फरहाद शाह अपनी अना के नशे में चूर ये समझ रहा था कि इसने एक बाप खत्म कर दिया,
मगर उसे ये इल्म ही नहीं था कि ये तो उसकी बर्बादी की दास्तान का पहला बाब है। हया की सिसकियां सड़क के सन्नाटे में गुम हो गई, मगर उसके लबों से निकली आह अर्श तक पहुंच चुकी थी, जिसने फरहाद शाह की तकदीर के फैसले लिख दिए थे। हया ने जब उस शहर की सरहद अबूर की तो उसके कदमों में छाले और रूह में हजारों जख्म थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर उस हवेली की तरफ नहीं देखा जहां उसकी इज्जत और ख्वाबों की राख बिखरी पड़ी थी। वो कई दिन तक मुख्तलिफ बसों वैगनों में धक्के खाती रही, यहाँ तक कि वो एक ऐसे दूर दराज इलाके में जा पहुंची जहां मीलों तक हरियाली और बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने हुए थे। वो एक पुराने से फार्म हाउस के गेट पर जाकर रुक गई, जहां एक बूढ़ा चौकीदार बरकत अपनी लाठी टेकते हुए बैठा था। हया ने नाहित धीमे लहजे में पूछा कि बाबा, क्या यहाँ किसी मुलाजमा की जरूरत है? मैं हर तरह का काम कर लेती हूँ, खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ और सफाई सुथराई में भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बाबा बरकत ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए सिर्फ सर से पांव तक देखा और बोला, बेटी, तुम तो किसी खाते पीते घराने की लगती हो। ये हाथ तो मजदूरी वाले नहीं लगते। क्या बात है, क्यों इस तरह अजनबी शहर में फिर रही हो? तो हया ने झूठ बोलते हुए कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा शौहर एक हादसे में चल बसा और ससुराल वालों ने धक्के देकर निकाल दिया। अब बस सर छुपाने की जगह चाहिए, चाहे वो अस्तबल हो का एक कोना ही क्यों ना हो। बाबा बरकत को उस पर तरस आ गया और उसने उसे फार्म हाउस के मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर ने हया की सादगी और सुगड़पन देखकर उसे बावर्ची खाने की जिम्मेदारी सौंप दी और उसे एक छोटी सी कोठरी रहने को दे दी। 4 हफ्ते गुजर गए। हया ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। वो सुबह सवेरे उठकर तंदूर पर रोटियां लगाती और दोपहर को सब मुलाजमों के लिए सालन तैयार करती। लेकिन इन 4 हफ्तों में उसकी तबीयत में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। उसे हर वक्त थकन महसूस होती और खाने की खुशबू से उसका जी मतलाने लगता। एक दिन जब वो प्याज काट रही थी तो अचानक से चक्कर आया और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। किचन में काम करने वाली बड़ी माई जीना भाग कर उसके पास आई और उसका माथा छूकर बोली, बेटी, तुम्हारी रंगत तो पीली पड़ रही है और तुम चंद दिनों से बहुत बुझी बुझी भी हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हया ने संभलते हुए कहा कि अम्मा, बस गर्मी ज्यादा है और शायद काम की थकन है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। आप फिक्र न करें, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। मगर अम्मा जीना, जो जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देख चुकी थी, उसने हया का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ बिठाया और बड़ी राजदारी से पूछा, बेटी, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे शोहर को फोत हुए ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ? कि ऐसा तो नहीं तुम्हारे वजूद में कोई नई जिंदगी पड़ रही हो? हया ये सुनकर सकते में आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उसके ज़हन में फरहाद शाह के साथ गुजरी वो पहली और आखिरी रात बिजली की तरह कूदी, जब उसने अपनी हवस मिटाने के लिए उसे घर से निकाल दिया था। वही जीना ने उसे तसल्ली दी और कहा कि कल शहर से लेडी डॉक्टर आएगी, तो उससे मुआयना करवा लेना। अगले दिन जब डॉक्टर ने हया का मुआयना किया तो उसने मुस्कुराते और मुबारकबाद दी कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान परवरिश पा रही है। हया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आया था कि वो खुश हो या रोए, क्योंकि ये बच्चा उस शख्स की निशानी था जिसने उसे 2 कोड़े की लड़की कहा था। उसे खामोशी से अपने पेट पर हाथ रखा और सोचा कि फरहाद शाह, तुमने मुझे तो मिटा दिया था, लेकिन कुदरत ने तुम्हारे खून को मेरे वजूद पे महफूज कर दिया है। अब मैं इस बच्चे को तुम्हारे साय के बगैर पालूंगी। माई जीना ने जब ये खबर सुनी तो उसने हया को गले लगा लिया और कहा, बेटी, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। ये बच्चा तुम्हारा सहारा बनेगा। हया ने उससे कहा, अम्मा, बस ये बात किसी को पता न चले कि बच्चा किसका है। यहाँ सब यही चाहते हैं, जानते कि मेरा शौहर मर चुका है। मैं नहीं चाहती मेरी माजी का कोई भी साया मेरे बच्चे पर पड़े। और उसने वादा किया कि वो ये राज अपने सीने में दफन रखेगी। हया अब पहले से ज्यादा हिम्मत वाली हो गई थी। वो रोजाना फार्म हाउस की खिड़की से बाहर फैले हुए लहलहाते खेतों को देखती और अपने बच्चे से बातें करती कि मेरे नन्हे शहजादे, तेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है। मैं तुझे इतना बड़ा इंसान बनाऊंगी कि वो तेरे सामने खड़ा होने के लायक ना रहे। वक्त गुजरता रहा और हया का वजूद उस नए एहसास से भरता गया कि वो अब अकेली नहीं थी। उसकी हिजरत अब खामोश नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक
नई जिंदगी का शोर था जो उसे जीने की तरकीब दे रहा था। वो बावर्ची खाने के धुएं और तपिश में भी मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसे मालूम था कि ये मुशक्कत उसे एक नई पहचान देगी और वो फरहाद शाह की दी हुई जिल्लत को अपनी मेहनत से धो डालेगी। उसे ठान ली थी कि वो कभी पलट कर उस शहर नहीं जाएगी जहाँ इंसानियत का जनाजा निकल चुका था और जहाँ रिश्तों की कीमत सिर्फ ज़रूरत तक महदूद थी। अब उसका मकसद सिर्फ अपने बच्चे की हिफाजत और उसे एक बेहतर मुस्तकबिल देना था, चाहे इसके लिए उसे उम्र भर एक मुलाजमा बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। ये 4 हफ्ते उसकी ज़िंदगी की सबसे घुटन मगर सबसे ज़्यादा फैसलाकुन साबित हुए थे, जिसने उसे एक कमज़ोर लड़की से एक मजबूत माँ में तब्दील कर दिया था। वक्त पर लगाकर उड़ा और 5 साल बीत गए। ख़याब एक कमज़ोर लड़की से एक मजबूत माँ में तब्दील हो गई थी। उस दिन फार्म हाउस की कुशादा लॉन में रंग-बिरंगी रोशनियों ने एक अजीब समा बांध रखा था और हर तरफ कैको और ऊंची मौसीकी का शोर सुनाई दे रहा था, क्योंकि आज फरहाद शाह 5 साल बाद अपने दोस्त सरफराज के फार्म हाउस पर एक बड़ी पार्टी करने आया था। उसके चेहरे पर वही पुराना तकब्बुर और आंखों में नशे की वहशत साफ दिखाई दे रही थी। फरहाद ने हाथ में थामे गिलास को सोफे पर टेक लगाते हुए लहराया और सरफराज की तरफ देखकर कहने लगा कि यार सरफराज, सच पूछो तो शहर की दम घुटती जिंदगी से तंग आ गया हूँ। तुम्हारा ये फार्म हाउस वाकई सुकून की जगह है, लेकिन यहाँ का इंतजाम वैसा ही होना चाहिए जैसा फरहाद शाह का मिजाज है, वरना मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। सरफराज ने हंसते हुए फरहाद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे फरहाद मियाँ, तुम फिक्र क्यों करते हो? यहाँ का स्टाफ बहुत पुराना और वफादार है। खुसूसन यहाँ की एक बावर्चन तो ऐसी है कि इसके हाथ के जायके की धूम पूरे इलाके में है। तुम एक बार उसके हाथ का खाना खाओगे तो शहर के 5 स्टार होटल भूल जाओगे। फरहाद ने हकारत से मुंह बनाया और बोला, मुझे इन घटिया लोगों और उनके हाथों के जायकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस मेरा कमरा तैयार होना चाहिए और बर्फ की तरह ठंडा पानी यहाँ रखवाओ। सरफराज ने फौरन मैनेजर को आवाज दी और कहा कि सुनो, तो हया से कहो कि साहिब के लिए बेहतरीन खाना तैयार करे और उसे कुछ ठंडा मशरूब भी भिजवाए। हया जो किचन में बर्तन समेट रही थी, उसने जैसे ही मैनेजर से सुना कि कुछ खास मेहमान आए हैं तो उसका दिल न जाने क्यों एक नामालूम खौफ से धड़कने लगा। उसने अपने 5 साला बेटे हादी को, जो कि किचन के कोने में सो रहा था, प्यार से देखा और मजीना से कहने लगी कि अम्मा, मुझे डर लग रहा है। बाहर जो लोग आए हैं उनका शोर बहुत ज्यादा है। उनकी आवाजों में वो दरिंदगी है जो मैंने बरसों पहले सुनी थी। मजीना ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटी तू क्यों परेशान होती है? बस तू अपना काम कर और अंदर भी रहकर मैं बाहर सामान भिजवा देती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फरहाद शाह ने अपने एक दोस्त के से मुखातिब होकर कहा, यार ये जो तुम लोग क्या देसी मुर्गे की गुन खा रहे हो? मुझे तो यहाँ की हवा भी कुछ अजीब ही लग रही है, जैसे किसी ने यहाँ कोई भूत पाल रखा हो। उसके दोस्त ने कहकर लगाया और जवाब दिया, फरहाद तुम भी ना, बस हर वक्त लोगों को नीचा दिखाने का सोचते हो, कभी तो सुकून से बैठ जाया करो। फरहाद ने एक तवील कश लिया, गुस्से से बोला कि सुकून मेरी फितरत में नहीं है, मुझे सिर्फ जीतना पसंद है, चाहे वो औरत हो या कारोबार। मैंने तो आज तक जो चाहा वो हासिल किया और जिसे चाहा मिट्टी में मिला दिया। उधर हया जब ट्रे लेकर किचन से बाहर निकलने लगी तो उसे नहीं मालूम था कि सामने सोफा पर वही शख्स बैठा है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था। फरहाद सरफराज से कह रहा था कि तुम जानते हो सरफराज, 5 साल पहले मैंने एक लड़की को इसी तरह एक सर्द रात में ठोकर मारी थी और आज तक मुझे उसका कुछ पछतावा नहीं है, क्योंकि वो मुझे मेरी बराबरी की नहीं थी लगी थी। सरफराज ने हैरत से पूछा, क्या तुमने वाकई ऐसा किया था और अब वो कहाँ है? तो फरहाद ने बेनियाजी से कंधे झुकाकर कहा, मर खप गई होगी कहीं, मुझे क्या लेना देना। ऐसी दो कोड़ी की लड़कियां तो रोज मेरे पैरों में गिरती हैं। रात की स्याही अब गहरी हो गई थी और वो फार्म हाउस के हॉल में लगी कीमती फानूस की रोशनियां फरहाद शाह के चेहरे पर पड़ने वाले गुस्से के साय को मजीद नुमाया कर रही थी। हया किचन के कोने में खड़ी हाँप रही थी। उसका दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह पसलियों से टकरा रहा था और माई जीना उसे तसल्ली देते हुए कह रही थी कि बेटी तू क्यों इतना घबरा रही है? वो साहिब लोग हैं, अपनी मस्ती में मस्त है। तो बस ये कॉफी की ट्रे वहां टेबल पर रख और चुपचाप वापस आ जा। हया ने लड़ते हाथों से ट्रे उठाई और नकाब को अच्छी तरह चेहरे पर दुरुस्त किया ताकि उसकी पहचान का कोई भी सुराग बाकी न रहे।
वो छोटे छोटे कदम उठाती हॉल की तरफ जाने लगी। राहदारी में दाखिल हुई जहाँ मौसीकी का शोर था, और अब वो मदम हो चुका था, मगर मर्दाना कैकों की गूंज अब भी दीवारों से टकरा रही थी। दूसरी तरफ फरहाद शाह शराब के नशे में और अपनी अना की तपिश में झुलस रहा था। वो सरफराज से उलझते हुए बोल रहा था कि तुम मुझे सिखाओगे कि तमीज क्या होती है। सरफराज, मैं फरहाद शाह हूँ। मेरे सामने पहाड़ भी सर झुका देते हैं। तुम इस मामूली मुलाजमा की तरफदारी करके मेरी तौहीन कर रहे हो। सरफराज ने उसे समझाते हुए कहा कि यार फरहाद, बात तो सुनो, वो गरीब है, मेहनत कश है, तुम क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। फरहाद ने गुस्से से अपना गिलास मेज पर पटका और आदारी की तरफ मुड़ा ताकि ताज़ा हवा में सांस ले सके। उसी लम्हे हया ट्रे संभाले हॉल में दाखिल हुई, और ऐन मोड़ पर फरहाद की सख्त और चौड़ी छाती से इसकी जोरदार टक्कर हुई। ट्रे उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिरी और सिरामिक का टूटने की आवाज पूरे हॉल में सुनाई दी। फरहाद की गरजदार आवाज गूंजी कि अंधी हो गया, दिखाई नहीं देता कि सामने कौन खड़ा है। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझसे टकराने की। क्या तुम्हारे हाथ पांव सलामत नहीं है, या दिमाग में भूसा भरा है। हया खौफ की मारी साकित हो गई। उसके मुंह से सिर्फ एक सिसकी निकली। उसने जमीन पर गिरे टूटे हुए कपों को समेटने की कोशिश की तो फरहाद ने उसका कंधा पकड़कर उसे ऊपर खींचा और गुस्से से चिल्लाया कि मेरे कपड़ों का हाल देखो। ये काफी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं थी जो तुमने मुझ पर गिरा दी। तुम जैसी जाहिल औरत को काम पर रखना ही सबसे बड़ी गलती है। हया ने झुके हुए सर के साथ नहफीफ आवाज ने कहा, साहब मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं था। फरहाद ने उसकी आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। उसे लगा ये आवाज सीने में किसी खंजर की तरह उतरी है। उसने हया का चेहरा दोबारा जबरदस्ती ऊपर उठाया और बोला, माफी मांगने से ये नुकसान पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हारी ये आवाज कहीं सुनी है, तुम कौन हो। हया ने मुजाहमत की, मगर फरहाद का हाथ लोहे की तरह सख्त था। उसे एक झटके से हया के चेहरे से नकाब हटा दिया, और जैसे इसने वो चेहरा देखा, उसकी हवास मुअत्तल हो गई। सामने वही हया थी जिसे 5 साल पहले उसने एक हकीर चीज की तरह अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया था। वही बड़ी बड़ी हटीली आंखें जिनमें अब खौफ के साथ साथ नफरत का एक समंदर ठाटे मार रहा था। फरहाद के लब थरथराए और उसके मुंह से निकला, हया, तुम यहाँ इस हाल में एक मुलाजिम बनकर रह रही हो। तो हया ने एक जोरदार झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ, मैं हया हूँ, जिसे आपने कुत्ते की तरह अपनी चौखट से धुतकारा था, और आज मैं आपके किसी दोस्त के टुकड़ों पर पल रही हूँ। लेकिन याद रखिएगा, मैं यहाँ अपनी मेहनत की रोटी खा रही हूँ, आपकी तरह किसी की इज्जत नीलाम नहीं कर रही। फरहाद ने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की और बोला, हया मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मुझे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। तुम इतने साल कहाँ थी, और ये सब क्या है। हया ने उसका हाथ झटका और पीछे हटती हुई चीखी, मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है। आप मेरे लिए 5 साल पहले ही मर चुके थे। अब मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। सरफराज और बाकी दोस्त ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सरफराज ने पूछा, फरहाद, क्या तुम इस औरत को जानते हो, ये क्या तमाशा है। तो फरहाद की जुबान गंग थी। वो सिर्फ हया के चेहरे को देख रहा था, जिस पर अब अजियत के साए थे। हया ने जैसे ही देखा कि सबकी तवज्जो उसकी तरफ से मुड़ी है, तो वो दीवाना वार किचन की तरफ आ गई। उसके कदमों की चाक हॉल के सुनाटे में साफ सुनाई दे रही थी। फरहाद ने उसे पुकारा, हया रुको, तुमसे बात करना चाहता हूँ। मगर वो नहीं रुकी। वो किचन में दाखिल हुई और अंदर से कुंडी लगाकर जमीन पर ढेर हो गई। उसका सांस उखड़ रहा था। उसे लगा कि आज उसकी 5 साल मेहनत एक लम्हे में बर्बाद हो गई है। फरहाद शाह हॉल में खड़ा किसी बुत की तरह साकित था। उसका नशा हुरन हो चुका था, और दिल की धड़कनें से बता रही थी कि जिस औरत को उसने कमजोर समझा था, वो आज उसे इबरत का निशान बनाकर चली गई। सरफराज ने फरहाद के करीब आकर उसे झिंझोड़ा और कहा, फरहाद, होश में आई, ये क्या कह रही थी। वो तुमने उसे घर से निकाला था, कि ये तुम्हारी कौन है। फरहाद ने कड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ सरफराज, ये वही है जिसे मैंने मिटा दिया था, मगर देखो, ये तो मिट्टी से सोना बनकर निकल आई है। थया किचन के अंदर अपने बेटे हादी को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी, और हादी डर कर पूछ रहा था कि अम्मी आप क्यों रो रही है। वो गंदा अंकल आपको मार रहा था क्या, मैं उसे मारूं। हया ने अपने बेटे का माथा चुमा और बोली कि नहीं मेरे बेटे, अब हमें यहाँ से भागना होगा, वो हमें जीने नहीं देगा।
हया को मालूम था कि फरहाद की अना अब उसे चैन से नहीं रहने देगी। वो या तो उसे दोबारा जलील करेगा या फिर खत्म कर देगा। दूसरी तरफ फरहाद शाह के दिमाग में एक ही शोर था कि हया जिंदा है और वो उसके इतने करीब थी। फरहाद ने अपने दोस्तों को नजरअंदाज किया और सीधा किचन के दरवाजे पर जाकर से पीटने लगा कि हया दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये 5 साल मेरा सुकून बर्बाद कर चुके हैं। उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पाया। प्लीज मेरी बात सुनो। मगर हया की खामोशी फरहाद के लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। उस रात उस फार्म हाउस की दीवारों ने वो सच सुन लिया था जो बरसों से छुपा था, और अब फरहाद शाह की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसने एक मजलूम औरत के सब्र को चैलेंज किया था जो कि अब टूटने वाला था। फरहाद शाह की रात आंखों में कटी। वो बार बार कमरे की बालकनी में आता और किचन के करीब बनी उन छोटी कोठरियों को घूरता जहां अब खामोशी का राज था। मगर उसके दिमाग में तूफान बरपा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने सरफराज को लॉन में देख लिया जो कि मजे से अखबार पढ़ रहा था। फरहाद ने बगैर किसी तमहीद के उसके सामने बैठकर पूछा कि क्या सरफराज, सच सच बताओ, यह यहाँ कब से है और तुम उसके बारे में क्या जानते हो? सरफराज ने चाय का सप लेते हुए इत्मीनान से जवाब दिया कि यार फरहाद, वो बेचारी यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही है। मैनेजर बताता है कि जब वो यहाँ आई थी तो बहुत बुरी हालत में थी। उसका शौहर मर चुका था और वो हामला थी। हमने इंसानियत के नाते से पनाह दे दी है, वरना तुम तो जानते हो कि आजकल के दौर में किसी अकेली औरत पर भरोसा करना कितना मुश्किल है। फरहाद के हाथ में पकड़ा गिलास लड़ने लगा। उससे दबी हुई आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? वो हामला थी? तो क्या उसका कोई बच्चा भी है? सरफराज ने हंसते हुए कहा, "हाँ, एक बहुत प्यारा बेटा है, हादी नाम है उसका। बिल्कुल अपनी मार्ग पर गया, बहुत ज़हीन और खुददार बच्चा है।" फरहाद का दिल किसी नामालूम खौफ और तजस्सुस के मिले जुले एहसास से भर गया। उसे सरफराज से मजीद कुछ ना पूछा और उठकर फार्म हाउस के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया जहां मुलाजमीन के क्वार्टर्स थे। वहां नीम के एक पुराने दरख्त के नीचे एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में गाड़ी चला रहा था। फरहाद के कदम वहीं जम गए। उसने गौर से इस बच्चे को देखा तो उसका सांस हलक में अटक गया। उस बच्चे की आंखें, उसकी नाक और उसके माथे की लकीरें बिल्कुल फरहाद चा जैसी थी। वो बच्चा हूबहू फरहाद का बचपन लग रहा था। फरहाद उसके करीब आया और घुटनों के बल बैठकर नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से सर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखों से फरहाद को देखते हुए कहा कि मेरा नाम हादी है और मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। आप कौन है और मेरे घर के पास क्यों खड़े हैं? फरहाद के लहजे में एक अजीब सी लरजिश आ गई थी और उसने बच्चे का हाथ थाम कर पूछा, हादी बेटा, आपके बाबा कहाँ हैं? बच्चे ने उदासी से अपनी छोटी सी उंगली आसमान की तरफ उठाई, कहा कि अम्मी कहती हैं कि वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए और वो हमें वहां से देख रहे हैं। फरहाद की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे चाहा कि उस बच्चे को सीने से लगा ले, लेकिन उसी लम्हे हया जो किचन से निकली थी उसे वहां देखकर दीवाना वार भागती हुई आई और हाथी को झटके से सरफराज के पास से छीनकर अपने पास छुपा लिया। उसके चेहरे पर खौफ और गुस्से की लहरें वाज़ेह थी। फरहाद ने तड़प कर कहा, हया देखो, ये बच्चा बिल्कुल मुझ जैसा है। इसकी आंखें सच बोल रही हैं। मुझे बताओ, क्या ये मेरा खून है? क्या तुमने 5 साल तक मुझे इस हकीकत से महरूम रखा? हया ने अपने लहजे को पत्थर की तरह सख्त बनाते जवाब दिया, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शाह साहब, मैं आपको नहीं जानती और ना ही मेरा बच्चा किसी ऐसे शख्स का खून हो सकता है जो इंसानों को पैरों की जूती समझता हो। आप शायद नशे में हैं या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है और ये बच्चा उन्हीं की निशानी है। और बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाए, वरना मैं मैनेजर को बुला लूंगी। फरहाद ने गर्ज कर कहा, या झूठ मत बोलो। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, लेकिन मैं अंधा हो गया था। उस बच्चे का एक एक नक्श चीख चीख कर कह रहा है कि वो ये शाह खानदान का चश्मो चराग है। तो मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। हया ने कहका लगाया जो किसी मातम से कम नहीं था और बोली, हक की बात करते हैं आप? आपके मुंह से ये जचती नहीं है। जिस रात आपने मुझे धक्के देकर निकाला था ना, उस रात आपने अपना हर हक दफन कर दिया था। अब अगर ये बच्चा आप जैसा दिखता भी है तो ये महज कुदरत का एक मजाक है। इसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। हादी डर कर अपनी माँ की कमीज से लिपट गया और फरहाद को घूरते हुए बोला, आप मेरी
अम्मी को क्यों डरा रहे हैं गंदे अंकल? आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं आपको मारूंगा। फरहाद अपने खून से ये अल्फाज सुनकर टूट गया। उसे गिड़गिड़ा कर कहा, हया, खुदा के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें और इस बच्चे को वो तमाम इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। हया ने हकारत से उसकी तरफ देखा और हाथी का हाथ पकड़कर अंदर की जाने पड़ते हुए कहा, इज्जत दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और आपने उसे गवा दिया है। अब मेरे पास आपके लिए सिर्फ खामोशी है, और मेरे बच्चे के लिए आपका वजूद सिर्फ एक अजनबी है। आप हम आपको नहीं पहचानते और कभी पहचानना भी नहीं चाहते। फरहाद वहीं मिट्टी पर बैठ गया। उसका गुरूर खाक में मिल चुका था, और वो बच्चा जिसे वो अपना वारिस समझ रहा था, उसे अजनबी कहकर जा चुका था। फरहाद को अब एहसास हुआ कि पछतावा क्या होता है, और कैसे एक पल को अना इंसान की पूरी जिंदगी को वीरान कर देती है। और वहीं बैठा हादी के छोड़े हुए मिट्टी के खिलौनों को दिखता रहा, जबकि हया अंदर कमरे में कुंडी लगाकर हादी को सीने से लगाए पूट पूट कर रो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि फरहाद शाह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था, और उसकी जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। जब हया को महसूस हुआ कि फरहाद कमरे में जा चुका है, तो वो बहुत आई ये जाने जाने बगैर कि वो अब उससे एक पलक भी गाफिल नहीं है। फरहाद शाह के कदमों की चाप फार्म हाउस के अकबी हिस्से की पगडंडी पर बिछे सूखे पत्तों के शोर में दब गई। वो किसी शिकारी की तरह दीवार की ओट में छुपा हुआ था, और उसकी नजरें सामने बने उस लकड़ी के बेंच पर जमी थी जहां हया और सरफराज खड़े किसी गहरी सोच में डूबे हुए बातें कर रहे थे। फरहाद के सीने में शक की आग पहले ही लगी थी, लेकिन अब वो हकीकत की तपिश को खुद महसूस करना चाहता था। सरफराज ने बड़ी संजीदगी से हया की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, हया, तुम आखिर कब तक इस हकीकत को छुपाओगी? फरहाद ने तुम्हें देख लिया और वो पागलों की तरह तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर उसे सच मालूम हो गया कि हादी उसका बेटा है, तो वो क्या करेगा? हया ने लंबी आह भरी और अपने आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से पूछते जवाब दिया, सरफराज भाई, उसे सच मालूम हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो वो 5 साल पहले ही मर गया था। मैंने यहाँ सबको यही बताया कि मैं फरहाद शाह की बेवा और मेरा शौहर दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास उसकी जिंदा ना होना एक बराबर है। उसे मेरी इज्जत खाक में मिलाई थी, और आज मैं उसके दोस्त के पास एक मुलाजमा बनकर अपनी जिंदगी का बोझ ढूंढ रही। सरफराज ने हैरत से पूछा, क्या तुमने वाकई अपना नाम फरहाद शाह की बेवा लिखवाया? अगर वो ये सुन लेगा तो तुम जानती हो उसकी अना उसे जीने नहीं देगी। हया ने तड़प कर कहा, तो क्या करूंगी? मैं क्या उस शख्स के पास वापस चली जाऊं जिससे मुझे एक रात की जरूरत समझकर ठुकरा दिया था? मैंने यहाँ अपनी पहचान सिर्फ इसीलिए बदल ली कि ताकि कोई मुझ पर बुरी नजर न डाले, और मैं सुकून से अपने बच्चे को पाल सकूं। वो दीवार की दूसरी तरफ खड़ा फरहाद शाह ये सब सुनकर साकित रह गया। उसके कानों में हया के अल्फाज किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे कि वो फरहाद शाह की बेवा होकर यहाँ रह रही है। उसका पारा एकदम आसमान को छूने लगा, और उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसने सोचा कि फरहाद शाह, जिसका नाम पूरे शहर में गूंजता है, जिसकी हवेली की दीवारें आसमान से बातें करती है, उसकी बीवी यहाँ लोगों के जूठे बर्तन धो रही थी, और उसके नाम के साथ बेवा लगवा कर उसे जीते जी मार चुकी थी। उसका तकब्बुर एक बार फिर सर उठाने लगा। उसने एक जोरदार ठोकर मारी और दहाड़ते हुए सामने आ गया। सरफराज और हया उछल पड़े। फरहाद ने हया का बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चूड़ियां कलाई में चुभने लगी, और उसने गुस्से से चिल्लाया कि तुम यहाँ मेरी बेवा बनकर जी रही हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम फरहाद शाह के नाम को इस तरह मिट्टी में मिलाओगी? एक मुलाजमा बनकर तुमने मेरी नाक कटवा दी है। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम यहाँ लोगों के साथ सामने हाथ फैलाती हो और मेरा नाम इस्तेमाल करती हो? हया ने तकलीफ से कराहते अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और बोल पड़ी कि शर्म तो आपको आनी चाहिए थी, शाह साहब, जिसने एक जीती जागती बीवी को बेवा बनने पर मजबूर कर दिया। मैंने आपका नाम अपनी मर्जी से नहीं अपनाया था, बल्कि ये मेरी मजबूरी थी कि इस माशरे में मैं अकेली औरत का जीना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको मुर्दा करार दे दिया, क्योंकि आपका दिल तो पहले ही मर चुका था। फरहाद ने सरफराज की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तुम जानते थे सरफराज, तुम जानते थे कि मेरी बीवी है, और तुमने इसे यहाँ नौकरानी बनाकर रखा ताकि तुम मेरा तमाशा देख सको? सरफराज ने हाथ उठाकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश की और कहा,
کہ فرحत ہوش کے ناخن लो، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ میں نے تو اسے ایک مظلوم سمجھ کر پناہ دی تھی، لیکن فرحات کہاں سننے والا تھا۔ وہ حیا کے چہرے کے قریب جھکا اور وحشت ناک لہجے میں بولا، تم نے میری غیرت کو للکارا ہے حیا، تم نے سب کے سامنے مجھے مردہ کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ تم کتنی گری ہوئی عورت ہو۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تم یہاں سے گھسیٹ کر تمہیں لے جاؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ تم کون ہو۔ حیا نے چیخ کر کہا کہ کبھی نہیں، میں تو آپ کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، میں یہاں کی مٹی میں مل جاؤں گی لیکن آپ کی اس حویلی کا حصہ نہیں بنوں گی جہاں انسانوں کی نہیں صرف انا کی پوجا ہوتی ہے۔ فرحات نے کہکا لگا اور بولا، تم ملازمہ بن کر بھی رہ سکتی، تو میری حویلی میں قید ہو کر بھی رہو گی، کیونکہ فرحات شاہ اپنی چیز کسی دوسرے کے پاس نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کچرا ہی کیوں نہ ہو۔ سرفراز نے بیچ میں آ کر فرحات کو پیچھے دھکیلا اور کہا، فرحات تم حد پار کر رہے ہو، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے اور یہاں حیا کی مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ فرحات نے سرفراز کا کالر پکڑ لیا اور بولا، تم میرے دوست ہو یا اس عورت کی حمایتی، آج فیصلہ کر لو ورنہ میں سب کچھ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حیا نے جب دیکھا کہ دو دوست آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں ہادی سو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ فرحات شاہ کا پارا اب کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس کی زندگی کو جہنم بنا کر دم لے گا۔ فرحات وہاں کھڑا ہانپ رہا تھا، اس کی نظر میں حیا کا ملازمہ ہونا اس کی سب سے بڑی توہین تھی اور اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس نے حیا کو جس مقام پر پہنچایا وہاں سے واپسی کا راستہ اس نے خود ہی بند کر دیا۔ اب یہ جنگ فرحات شاہ کے غرور اور حیا کی خودداری کے درمیان تھی، جس کا نتیجہ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ سورج کی تمازت پر فارم ہاؤس کے ذہن میں پھیل چکی تھی، مگر فضا میں موجود تناؤ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ فرحات شاہ کے چہرے پر غصے کی سرخی اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی وحشت بیان کر رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سے حیا کے کمرے کا لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے حیا کا بازو اتنی سختی سے جھگڑا کہ ادھر سے بلبلا اٹھی۔ فرحات نے دھاڑتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا اب حیا، تمہارا یہ تماشا اور یہ لوک رانیوں والا روپ میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے لے جانے آیا، تم نے میری ساکھ میرے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، چلو اٹھو اور چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ حیا نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنا بازو جھٹک کر فرحات کو پیچھے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو 5 سال پہلے تھا، بلکہ آج وہاں ایک ایسی آگ تھی جو فرحات کے تکبر کو بسم کر سکتی تھی۔ حیا نے چنگھاڑتے ہوئے جواب دیا، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ شاہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں مجھے زبردستی لے جانے والے، اور کیسی عزت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا وہی عزت جو آپ نے 5 سال پہلے اس ٹھنڈی رات میں سریعام نیلام کی تھی؟ فرحات نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو حیا، تم میری منقوہ ہو، میرے نکاح میں ہو، تم پر میرا حق ہے اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں زنجیروں میں جکڑ ہی کر کیوں نہ لے کر جانا پڑے۔ حیا نے ایک تلک کہکا لگایا کہ فرحات کے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہوا اور اس کے بالکل قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، حق کی بات کرتے ہیں تو آپ سن لیں شاہ صاحب، اس رات جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں نا، آپ نے صرف ایک مجبور جسم عورت کا جسم خریدا تھا اپنی ہوس مٹانے کے لیے۔ آپ نے نکاح کا سہارا لیا لیکن بیوی کا رتبہ اور وہ تقدس تو آپ نے اسی لمحے اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا جب آپ نے مجھے ان پڑھ اور 2 کوڑی کی لڑکی کہہ کر دھکے دیے تھے۔ ایک مرد جب اپنی بیوی کی حرمت کو خود پامال کر دے تو پھر وہ حق جتانے کا حق بھی کھو دیتا ہے۔ فرحات نے ہکا بکا ہو کر اسے دکھا کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سہمی ہوئی لڑکی اس طرح اسے آئینہ دکھائے گی۔ فرحات نے دوبارہ چلانے کی کوشش کی کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں یہاں اس ذلت میں چھوڑ دوں گا؟ لوگ مجھ پر تھوکیں گے کہ فرحات شاہ کی بیوی دوسروں کے گھر میں سالن پکاتی ہے۔ حیا نے تڑپ کر جواب دیا کہ آپ کو میری ذلت کی فکر نہیں ہے شاہ صاحب، آپ کو اپنی اس انا کی فکر ہے جو چور چور ہو رہی ہے۔ آپ کو دکھ یہ ہے کہ ایک ملازمہ نے آپ کو پہچاننے سے انکار کیوں کیا، آپ کو تکلیف اس بات کی ہے
کہ آپ کا وارث ایک ایسی جگہ پل رہا ہے جہاں آپ کے حکم کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ فرحات نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے عالم میں کہا کہ حیا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، وہ حویلی، وہ زیورات، وہ رتبہ، بس ایک بار میرے ساتھ چلو۔ حیا نے اسے حقارت سے دیکھا اور بولی، وہ حویلی میرے لیے ایک قبرستان ہے جہاں میرے ارمان دفن ہوئے تھے، اور وہ زیورات میرے لیے بیڑیاں ہیں۔ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں ایک وقت کی سوکھی روٹی کھاتی، لیکن کم از کم کسی کے تانے تو نہیں سنتی۔ فرحات نے جب دیکھا کہ حیا کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں، تو اسے ہادی کی طرف اشارہ کیا جو کہ کمرے کے کونے میں ڈرا ہوا کھڑا تھا، اور بولا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چلنا چاہتی تو نہ چلو، لیکن یہ بچہ میرا خون ہے، اسے میں یہاں اس گندگی میں نہیں رہنے دوں گا، میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ حیا شیرنی کی طرح ہادی کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور فرحات کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑا اور بولی کہ اسے ہاتھ لگا کر دکھائیں۔ شاہ صاحب، یہ بچہ اس ماں کا ہے جو 5 سال تک اسے کلیجے سے لگا کر ٹھوکریں کھاتی رہی، اور اس وقت آپ کہاں تھے جب اسے دودھ کی ضرورت تھی؟ اس وقت آپ کی غیرت کہاں سوئی تھی جب یہ ٹھٹھرتی راتوں میں میرے ساتھ فٹ پاتھوں پر سوتا تھا؟ آج آپ کو اپنا خون یاد آ گیا تو سن لے، یہ بچہ صرف میرا ہے، اس پر آپ کا کوئی سایہ بھی نہیں ہے، میں پڑھنے دوں گی۔ فرحات شاہ پہلی بار کسی کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ جو تھپڑ مارنے کے لیے اٹھا تھا وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے جس پودے کو جڑ سے اکھاڑا تھا وہ ایک تناور درخت بن چکا تھا جس کی چھاؤں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ حیا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور نہایت سکون سے کہا کہ اب یہاں سے نکل جائے شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے، اور میں فارم ہاؤس کے تمام ملازمین کو اکٹھا کر کے آپ کا اصل چہرہ دکھا دوں۔ فرحات شاہ شکست خوردہ قدموں سے باہر کی جانب نکلا، لیکن اس کے ذہن میں حیا کا وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا کہ آپ نے صرف جسم خریدا تھا، بیوی کا رتبہ تو کچل دیا تھا۔ اسے پہلی بار اپنی ہار کا یقین ہونے لگا، اور وہ سمجھ گیا کہ حیا کو حاصل کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے محبت کی جگہ نفرت کی ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے گرانے کے لیے اسے اپنی پوری ہستی مٹانی پڑے گی۔ سرفراز نے جب فرحات کو کمرے سے دیوانہ وار باہر نکلتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ بات سنبھلنے کے بجائے بگڑ چکی ہے۔ فرحات کے چہرے پر شکست اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ ذہن میں کھڑی اپنا قیمتی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سرفراز نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور بلند آواز میں کہا، بس کرو فرحات شاہ، اب اور کتنا تماشا کرو گے؟ کیا تمہیں اب بھی سمجھ لیا ہے کہ تم نے کیا کھو دیا ہے؟ فرحات نے غصے سے سرفراز کا ہاتھ چٹکار چلایا، تم بیچ میں مت آؤ سرفراز، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اور میں اسے یہاں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری توہین کر رہی ہے۔ سرفراز نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا کہ توہین وہ کر رہی ہے یا تم کر رہے فرحات؟ تم جس اپنی توہین کہہ رہے ہو اس عورت کی 5 سال کی جد و جہد ہے۔ تم نے تو اس رات سے کالی سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ اس نے یہ 5 سال کیسے گزارے ہوں گے؟ اس نے سردیوں کی راتوں میں جب اس کے پاس اوڑھنے کو چادر نہیں تھی تب بھی تمہارا نام لے کر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ یہاں آئی تھی تو اس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے۔ مینیجر بتاتا کہ یہ لڑکی کئی دن فاقے کاٹتی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنی خودداری پر ہاتھ نہیں آنے دیا۔ فرحات نے چونک کر سرفراز کی طرف دیکھا اور سرفراز نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم جس بچے کو اپنا خون کہہ کر چھیننے کی دھمکی دے رہے ہو نا، اس بچے کی پیدائش کے وقت جب اسے ہسپتال لے جانے والا کوئی نہیں تھا تو اس فارم ہاؤس کے ملازموں نے اپنی گرا سے پیسے نکال کر اس کی مدد کی تھی۔ تم کہاں تھے تب شاہ صاحب؟ تم تو شہر کی رنگینیوں میں گم تھے، اور آج جب وہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے تو تمہیں اپنی غیرت یاد آ گئی۔ فرحات کی مٹھیاں جو غصے سے بیجی ہوئی تھے وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ سرفراز نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، فرحات، تم نے ایک دکان سے کھلونا نہیں خریدا تھا، تم نے ایک جیتی جاتی روح کے ٹکڑے کیے تھے۔ حیا نے یہاں رہ کر ثابت کیا کہ تمہاری برابری نہیں بلکہ تم سے بہت بلند ہے، کیونکہ اس نے نفرت کا جواب محنت سے دیا ہے۔ فرحات خاموشی سے زمین کو گھورنے لگا۔ اسے اپنی زندگی کی تمام تر کامیابیاں اور بڑی حویلی اب ایک چھوٹے سے پنجرے کی طرح لگنے لگی تھی۔ سرفراز نے نرم لہجے میں کہا کہ اگر واقعی شرمندہ ہو
تو اسے زبردستی لے جانے کا خیال ذہن سے نکال دو، کیونکہ وہ اب تم سے ڈرتی نہیں ہے، تم سے نفرت کرتی ہے، اور نفرت کو طاقت سے نہیں، صرف محبت اور سچی ندامت سے جیتا جا سکتا ہے۔ فرحات نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا وہ مجھے کبھی معاف کرے گی؟ سرفراز، میں تو اسے جیتی جی مار دیا تھا۔ سرفراز نے کندھے اچکار کہا کہ یہ تو تمہارے ظرف پر منحصر ہے نا کہ تم کتنا جھک سکتی ہو۔ فرحات شاہ پہلی بار اپنی انا کے خول سے باہر نکلا اور اس نے مڑ کر چھوٹے سے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے حیا کے رونے کی دبی دبی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ حویلی کا مالک نہیں بلکہ دنیا کا سب سے فقیر انسان ہے جس کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ اس نے سرفراز سے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، مجھے کہیں نہیں جا رہا ہے، میں یہیں رکوں گا جب تک حیا مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ سرفراز نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب، تم یہاں کہاں رہو گے؟ تو فرحاد نے عزم سے کہا کہ اس سامنے جو پرانا اسٹور روم ہے وہاں صفائی کروا دو، میں وہیں رہوں گا اور وہیں کھاؤں گا جو یہ ملازم کھاتے ہیں۔ میں فرحاد شاہ بن کر نہیں بلکہ ایک گناہ گار بن کر حیا کے سامنے رہوں گا تاکہ اسے یقین آ سکے کہ میں بدل چکا ہوں۔ فرحاد کی بات نے سرفراز کو بھی حیران کر دیا، کیونکہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ فرحاد شاہ جیسا مغرور انسان کسی عورت کے لیے مٹی میں بیٹھنے کو تیار ہو جائے گا۔ فرحاد اپنی مہنگی شیروانی اتار کر گاڑی میں پھینک دی اور قمیص کی آستینیں چڑھاتے اس اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راستہ بہت گھٹن ہے، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرے گا، چاہے اسے ساری زندگی حیا کے قدموں میں گزارنی پڑے۔ اسے دور سے حیا کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، لیکن اس بار وہ غصے کی نہیں بلکہ ایک سچی ندامت اور محبت کا احساس تھا جس نے اسے ایک نیا انسان بنانا شروع کر دیا تھا۔ فارم ہاؤس کی کونے میں واقع وہ بسیدہ اسٹور روم اب فرحاد شاہ کا نیا ٹھکانہ تھا، جہاں کی دیواروں سے چھڑتا پلسٹر اور فرش کی نمی اسے اس کی اوقات یاد دلاتی رہتی تھی۔ فرحاد نے جب پہلے دن وہاں جھاڑو اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، کیونکہ ان ہاتھوں نے کبھی قلم یا قیمتی گلاس کے سوا کچھ نہیں اٹھایا تھا۔ سرفراز نے اسے دور سے دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ یہ وہی فرحاد ہے جو برانڈڈ پرفیوم کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا، لیکن اب وہ مٹی اور پسینے میں شرابور اپنی کوٹری صاف کر رہا تھا۔ ایک دوپہر جب حیا کچن سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ فرحاد ہاپتا ہوا نل سے پانی کی بالٹیاں بھر کر لا رہا ہے تاکہ فارم ہاؤس کے پودوں کو پانی دے سکے۔ حیا نے حقارت سے منہ موڑا تھا، لیکن فرحاد کی آواز نے اسے روک دیا۔ حیا، کیا مجھے تم تھوڑا سا پانی پینے کا پانی مل سکتا ہے کیا؟ حیا نے ترک کر جواب دیا کہ یہاں پانی خود بھر کر پینا پڑتا ہے شاہ صاحب، یہاں کوئی آپ کا نوکر نہیں ہے جو چاندی کے گلاس میں پانی پیش کرے۔ فرحاد نے ایک جھٹکے سے گلاس کی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں جانتا ہوں حیا، میں نوکر بن کر رہنا چاہتا ہوں، مجھے وہی پانی دے دو جو تم سب پیتے ہو۔ حیا نے ایک کٹورا پانی سے بھرا اور دور سے زمین پر رکھ دیا جیسے کسی سائل کو خیرات دی جاتی ہے۔ فرحاد نے وہ پانی ایسے پیا جیسے دنیا کا سب سے قیمتی شربت ہو۔ اسے پانی پی کر کٹورا واپس رکھا اور بولا، شکریہ حیا، تمہارے اس مٹی کے پیالے میں وہ سکون ہے جو میری حویلی کے کرسٹل کے گلاسوں میں نہیں ہے۔ حیا نے غصے سے کہا کہ یہ ڈرامے بند کرو، اب 2 دن میں تھک کر بھاگ جاؤ گے۔ آپ جیسے لوگ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، مشقت آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرحاد نے تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر لیتی۔ میں نے 5 سال عیاشی کی، اب 5 سال کروں گا تمہاری خدمت، یہ شاید 1000 برابر ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا اور فرحاد نے واقعی سب کو حیران کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر مالٹا کے باغوں کی گوڈی کرتا اور ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر دال روٹی کھاتا۔ ہادی جو سے شروع میں گندا انکل کہتا تھا اب تجسس سے دور سے کام کرتے دیکھتا۔ ایک دن ہادی کی گیند جھاڑیوں میں پھنس گئی تو فرحاد نے اسے نکال کر دیا اور بڑی محبت سے کہا کہ یہ لو ہادی بیٹا، ابھی احتیاط سے کھیلنا۔ ہادی نے ڈرتے ڈرتے گیند دی اور پوچھا، کیا آپ اتنے بڑے ہو کر یہاں کیوں کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کی امی آپ کو گھر سے نکال نہیں دیں گی؟ فرحاد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے ہادی کے چھوٹے سے ہاتھ چوم کر کہا، ہاں بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، اسی لیے مجھے سزا مل رہی ہے۔ حیا نے منظر دیکھا تو اس کا دل پہلی بار پگھلا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا، ہادی کو آواز دے کر اندر بلا لیا اور سرفراز ایک شان فرحاد کے پاس آئے اور بولا، فرحاد بہت ہو گیا، تم بیمار پڑ جاؤ گے، گھر واپس چلو،
मैं हया से बात करूंगा। फरहाद ने इनकार में सिर हिलाया और कहा, नहीं सरफराज, मैंने जिंदगी भर लोगों को नीचा दिखाकर अपनी अना पाली है और मुझे झुककर सुकून मिल रहा है। मुझे हया की नफरत में अब अपनेपन का महसूस हो रहा है, जो ये कम से कम मेरे सामने है तो है ना। हया किचन की खिड़की से फरहाद को दिखती, जो एक आम सी मजदूर की तरह लकड़ियां फाड़ रहा था और उसके हाथों से खून रस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। वारिसीना ने हया के पास आकर धीरे से कहा, बेटी, गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और वो शख्स टूट चुका था, उसे मजीद मत तोड़ो। हया ने खामोशी से सर झुका लिया। उसकी अंदर की औरत मुआफ करना चाहती थी, मगर उसकी अना उसे रोक रही थी। लेकिन फरहाद की बदली हुई शख्सियत अब हमेशा हमेशा आहिस्ता आहिस्ता उसके फार्म हाउस की फिजाओं में खामोशी तक हमें तब्दीली ला रही थी। हया को एहसास हुआ कि फरहाद शाह मर चुका है, उसकी जगह अब एक ऐसा इंसान ले रहा है जो मोहब्बत की कदर करना सीख गया है। फार्म हाउस की पुरसुकून फिजा में एक दोपहर अचानक खौफनाक चीख से लर्ज उठी, जब हया किचन के पिछले हिस्से में लकड़ियां लेने गई, जहां फार्म हाउस का एक बदनीयत और नकम्मा साबिक मुलाजिम गुलाब खान घाट लगाए बैठा था, जिसे चोरी की वजह से सरफराज ने निकाल दिया था और वो उसका बदला हया को नुकसान पहुंचा कर लेना चाहता था। उसने हया का रास्ता रोका और खंजर निकालकर गुस्से से गल मचाता कि बहुत बनती है ना तू पारसा बीबी, आज मैं तुझे और तेरे गुरूर को खाक में मिला दूंगा। हया डर के मारे पीछे हटी और चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दो। मगर गुलाब खान के सर पर खून सवार था। फरहाद जो करीब ही गार्डन में काम कर रहा था, हया की आवाज सुनते ही नंगे पांव दीवाना वार उसकी तरफ भागा और जैसे उसने गुलाब खान को हया पर वार करने के लिए हाथ उठाते देखा, वो बिजली की तेजी में बीच में आ गया। गुलाब खान का जहरीला खंजर फरहाद के सीने में दाएं जाने गहराई तक उतर गया और खून का एक फवारा हया के सफेद दुपट्टे पर गिरा। फरहाद ने कराते हुए अपनी पूरी ताकत से गुलाब खान का हाथ मुड़वा से जमीन पर पटक दिया। हया साकित खड़ी थी, उसकी जुबान कम थी। जब उसने देखा कि फरहाद छा जिसने कभी से धुतकारा था, आज उसके लिए अपना लहू बहा रहा है, तो फरहाद लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा और हया हया ने उसे सहारा दिया और चीखी कि फरहाद साहब, ये क्या कर दिया आपने? आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? फरहाद ने नींदा आंखों से हया को देखा। उसके लबों पर एक तकलीफ दा मगर सुकून भरी मुस्कुराहट आई। उसे हाँफते हुए कहा, हया, उस दिन मैंने तुम्हारी इज्जत छीनी थी, आज मैं अपना खून देकर शायद वो कर्ज अदा कर सकूं। तुम ठीक तो हो ना? बस यही देखना था। सरफराज और बाकी मुलाजिम भी भागते वहां पहुंच गए और गुलाब खान को पकड़ लिया गया। सरफराज ने तड़प कर कहा, फरहाद, होश करो यार, तुमने तो बहुत जख्मी कर दिया। फौरन गाड़ी निकालो, इसे अस्पताल लेकर जाना है। हया ने फरहाद का सर अपनी गोद में रखा और इसके जख्म को अपने दुपट्टे से दबाने लगी और इसके आंसू फरहाद के चेहरे पर गिर रहे थे और वो बार बार कह रही थी कि आपको कुछ नहीं होगा फरहाद साहब, अल्लाह के लिए अपनी आप आंखें खुली रखें। हादी भी वहां आ गया और अपने बाप को खून में लथपथ देखकर जोर जोर से रोने लगा कि अब्बू उठे ना, आपको क्या हुआ है? फरहाद ने हाँफते हाथों से फरहाद हादी के सर पर हाथ रखा और हया की तरफ देखकर बोला, देखो हया, आज उसने मुझे अब्बू कहा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई मलाल नहीं है। हया ने से डांटते हुए कहा, चुप रहे, आप ऐसी बातें मत करें, मैंने आपको माफ कर दिया, बस आप हिम्मत मत हारें। अस्पताल के रास्ते में फरहाद का हाथ हया के हाथ में था और मुसलसल इस्तगफार कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका हर गुनाह उसकी खून के साथ बह रहा है। डॉक्टर ने उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया। वो कई घंटे के इंतजार के बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो उसने पूछा, बताया कि जख्म गहरा था, लेकिन खुशकिस्मती से दिल बच गया, अब खतरे से बाहर है। हया वही अस्पताल के ठंडे फर्श पर सजदे में गिर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो फरहाद से कितनी मोहब्बत करती है और उसकी नफरत को सिर्फ एक ढाल थी जिसके पीछे उसका टूटा हुआ दिल छुपा था। जब फरहाद को होश आया तो उसने सामने हया और हादी को बैठे पाया। हया ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आपने अपनी जिंदगी देकर साबित कर दिया कि आप बदल गए हैं, अब हमें किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। फरहाद की आंखों से नदामत और शुक्राने के आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि मोहब्बत सोदानी कुर्बानी मांगती है। उसने आज वो कुर्बानी देकर अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर लिया था। इस आजमाइश ने उन दोनों के दरमियान की आखिरी दीवार भी गिरा दी। अब सिर्फ वफा और एक दूसरे के लिए तड़प रह गई थी, जिसने एक नई जिंदगी की नवीद सुना दी। फरहाद शाह की सेहत याबी का दिन हवेली की तारीख का सबसे बड़ा दिन था।
लेकिन आज वहाँ मस्नूई सजावट या झूठा तकब्बुर नहीं था, बल्कि फिजा में एक अजीब सी आलसी और सुकून फैला हुआ था। जब गाड़ी हवेली के बड़े आहीनी गेट के सामने रुकी तो फरहाद की माँ बेगम शाहिदा अपने आंसू लिए गेट पर खड़ी थी। उनका सारा गुरूर और ऊंची गर्दन आज चुकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को मौत के मुंह से वापस आते देखा था, और वो भी उस लड़की की बदौलत जिन्होंने कभी से जिसे जूती की नोक पर रखा था। फरहाद शाह ने हया का हाथ थामे गाड़ी से कदम बाहर निकाला तो उसके चेहरे पर वो पुराना जाओ जलाल नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान का वकार था। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ छुए और फिर खामोशी से हवेली की तरफ इशारा किया। माँ, इस घर की असल वारिस और असल मलका ये है, जिसने आपके बेटे को एक दरिंदा बनने से बचा लिया था। बेगम साहिबा ने तड़प कर हया को गले से लगाया और रोते हुए बोली कि बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैं अपनी डिग्री और खानदानी नाम और नस्ब के नशे में अंधी हो गई थी कि तुम्हारे साफ दिल को ना देख सकी। हया ने अपनी सास के हाथ थामी और धीमे लहजे में कहा, माँ जी, जो गुजर गया वो एक ख्वाब था। अब तो बस ये याद है कि हम एक हैं, और मेरा बेटा अपने दादा की हवेली में अपने असल नाम के साथ रहेगा। हादी ने जब हवेली के वसी लॉन में कदम रखा तो वो हैरत से हर चीज को देख रहा था। फरहाद उसे गोद में उठाने लगा और कहा, मेरे बेटे, ये सब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इस मिट्टी और इन दीवारों से कभी गुरूर मत करना, क्योंकि इंसान जितना झुकता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद करता है। श्राद्ध हवेली के उसी कमरे में जहां 5 साल पहले फरहाद ने हया को दुत्कारा था, आज वही कमरा मोहब्बत की खुशबू से महक रहा था। फरहाद ने हया के सामने बैठकर उसका हाथ थामा और नहायत आजी से पूछा, हया, क्या तुमने सच में मुझे दिल से माफ कर दिया? हया ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, फरहाद शाह, जिस दिन आपने इस फार्म हाउस के स्टोर रूम में झाड़ू उठाया था ना, मेरी आधी नफरत उसी दिन खत्म हो गई थी। और जिस दिन आपने मेरे लिए अपना खून बहाया था, उस दिन मैंने अपनी रूह भी आपके नाम कर दी थी। अब हमारा माजी सिर्फ एक सबक है, और हमारा मुस्तकबिल एक ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा वफा से लिखा जाएगा। फरहाद ने इसे सीने से लगा लिया और खिड़की से बाहर चांद को देखकर सोचा कि वाकई कायनात का सबसे बड़ा सच मोहब्बत है, और सबसे बड़ी हार अपनी अना की जीत होती है। हवेली की दरो दीवार, जो कि किसी सुनाटे और तकब्बुर का ठिकाना थी, अब हादी की मासूम कहकों और हया की नरम गुफ्तगू से जिंदा हो चुके थे। फराज शाह का गुरूर अब मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका था, और इसकी जगह एक ऐसे फरहाद ने ले ली थी जो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी वफा से पहचाना जाता था। ये कहानी जो एक अंधेरी की रात से नफरत से शुरू हुई थी, अब एक रोशन सुबह की मोहब्बत पर खत्म हो रही थी, जहाँ किसी के पास खोने को कुछ नहीं था और पाने को पूरी कायनात थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था।